कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो पहली नजर में बहुत सीधी लगती हैं। एक कमरा, एक पंखा, एक झूलता हुआ दुपट्टा, और लोग तुरंत बोल देते हैं कि खुदकुशी हो गई। मगर क्या वो चीज जो खुदकुशी लगती है असल में खुदकुशी होती भी है? क्या कभी कभी खामोशी अपना राज छुपा लेती है? आज हम मुल्तान के सानिया ज़ारा केस में उतरते हैं, जहां मौत ने एक कहानी लिखी, फोरेंसिक रिपोर्ट ने उसे फिर से लिखा और अदालत ने उस लिखी हुई कहानी का फैसला बदल दिया। Sania Zara, the truth behind the hanging. Welcome to the show. My name is Chaudhry Umar. You are watching the mystery case of Sania Zara. पाकिस्तान, मुल्तान। सैयद सानिया ज़ारा। सानिया एक बहुत ही प्यारी लड़की थी। एक वेल नोन रिलीजियस सैयद फैमिली से बिलोंग करती थी। सिर्फ 20 साल की थी। 2 बच्चे थे, दोनों ही बेटे। बड़े बेटे का नाम सलार, जिसकी उम्र 3.5 साल, और छोटे बेटे का नाम हुसैन अब्बास, 1.5 साल का। घर की जिम्मेदारियां, शादी का प्रेशर और रोजमर्रा की तंग दस्ती जैसी चीजें, वो सब चीजें जिसने पूरे मुल्क में हजारों औरतें गुजरती हैं। उसके करीबी लोग कहते हैं कि सानिया मुस्कुराती थी, लेकिन अंदर से बहुत कुछ सह रही थी। हर शादीशुदा औरत की तरह इस घर में भी लड़ाई झगड़ा था। लेकिन क्या ये घराना नॉर्मल था या इसके अंदर कुछ और था? अक्सर जहां बाहर सुकून दिखता है, अंदर दर्द होता है। यानी बाहर देखने वाले को सब ठीक लगता है, पर ऐसी हालत सिर्फ वो जानता है जिस पे ये सब गुजर रहा हो। 9 जुलाई 2024 सुबह सब कुछ रूटीन की तरह था, या शायद नहीं। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि आज का दिन इतना सख्त होगा। सुबह 9 बजे न्यू मुल्तान पुलिस स्टेशन के SHO सानिया के फादर सैयद असद अब्बास शाह को कॉल करते हैं और कहते हैं आप अपनी बेटी सानिया के घर आ जाएं। सानिया के फादर उन्हें बताते हैं कि मैं सानिया के घर क्या करने आऊँ, वो तो हमें अपनी बेटी से मिलने नहीं देते, यहाँ तक वो दरवाज़ा नहीं खोलते, और हम जाते हैं तो वो हमारी बेटी पर शदीद तशद्दुद भी करते हैं। आप अपने बेटी के ससुराल आए। मैंने कहा वो तो हमसे 2 साल हो गए हैं, 1.5 साल राब्ता नहीं रखते, ना हमें बच्ची से मिलने देते हैं, बड़ी गालम गलोच करते हैं। लेकिन SHO ने उन्हें बताया कि आपकी बेटी सानिया ने खुदकुशी कर ली है, हम मौके पर मौजूद हैं, लेकिन मैंने जो देखा है मुझे ये सुसाइड नहीं लगता। ये आपकी बेटी ने ना सुसाइड कर ली है। फिर एक लम्हे के बाद कहता है कि हमने क्राइम सीन देखा है, सुसाइड नहीं है। सानिया के फादर फौरन अपनी फैमिली को और रिलेटिव्स को वहां भेजते हैं। जब वो लोग वहां पहुंचते हैं और देखते हैं सानिया अकेली ऊपर वाले कमरे में पंखे से लटकी हुई है, और बाकी सब उसके ससुराल वाले, उसके हस्बैंड नीचे बैठे चाय और नाश्ता कर रहे हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक सानिया अपने कमरे में पंखे से लटकी हुई मिली। सानिया के हस्बैंड और उसके घर वालों ने पहले ही पहल में बोल दिया कि ये सेल्फ हार्म है, लेकिन सानिया के वालिद को और उनकी फैमिली को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उन्होंने कहा बेटियां ऐसे नहीं जाती, इसमें कुछ और है। यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अगर असल में ये सब सानिया ने किया था तो उसका हस्बैंड और उसके घर वाले नीचे मजे से नाश्ता और चाय क्यों पी रहे थे? उन्होंने फौरन उसे देखते ही वहां से नीचे क्यों नहीं उतारा? यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, क्या आप समझते हैं कि किसी की भी डेथ हो बिना प्रॉपर फोरेंसिक के सुसाइड डिक्लेयर कर देना ठीक है? कमेंट में जरूर बताइएगा। मुल्तान के मेडिकल एक्सपर्ट ने पहले ऑटोप्सी की। उन्होंने कॉज ऑफ डेथ लिखा एस्फीजिया बाय हैंगिंग, यानी सांस रुकने से मौत। यहाँ एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव आता है। हर हैंगिंग सुसाइड नहीं होती और हर सुसाइड हैंगिंग नहीं होती। मतलब सिर्फ इसलिए कोई लटका मिले ये जरूरी नहीं वो खुद लटका हो, लेकिन ऑटोप्सी सिर्फ कॉज बताती है, मैनर ऑफ डेथ नहीं। ये बात बहुत लोग नहीं समझते। सानिया के वालिद ने जब डेड बॉडी देखी थी तो उन्होंने फौरन ही कह दिया था ये सुसाइड नहीं हो सकता। उनका कहना है कि सानिया को पहले मारा गया फिर लटकाया गया। उन्होंने कंप्लेंट में सानिया के हस्बैंड और उसके घर के लोगों के नाम दिए। फैमिली ने कहा सानिया को पहले फिजिकल टॉर्चर किया गया, वो अपने बच्चों को छोड़ के जाने वाली नहीं थी। जब किसी केस में फैमिली मर्डर का इल्जाम लगाए, क्या पुलिस को फौरन डीपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए या नहीं? और पुलिस ने मौके पर फोरेंसिक टीम को भी बुला लिया था। और केस में असली मोड़ तब आया जब पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी PFSA ने डिटेल टेस्ट किए। PFSA ने क्या देखा? दुपट्टे का पैटर्न, पंखे का एंगल, बॉडी की इंजरी मार्क्स, नेल के नीचे का DNA सैंपल्स, स्किन एब्रेशन, हैंगिंग मार्क का प्रेशर डायरेक्शन। और पुलिस ने सानिया के फादर की कंप्लेंट पे सानिया के हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया और बॉडी फैमिली को दे दी। सानिया की फैमिली उसे घर ले गई और उसे गुस्ल दिया और तदफीन कर दी। सानिया के पेरेंट्स उस वक्त ऐसी हालत में थे कि उन्हें कोई होश नहीं था, उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था। तदफीन के बाद जब सब घर आते हैं तो सानिया के फादर को फैमिली की औरतें बताती हैं कि सानिया के जिस्म पर
चोटों के निशान हैं। और उसके फादर के दोस्त कहते हैं कि ये प्री प्लान्ड है। सानिया के फादर कहते हैं कि मैं फाइनल रिपोर्ट आने का वेट करूंगा। और तब तक उन्हें खबर मिलती है कि पुलिस ने सानिया के हस्बैंड को छोड़ दिया है। उन्होंने उसे 24 घंटे भी अपने पास नहीं रखा। और हमारे मुल्क में सिर्फ एक जेब कतरे को भी जब पुलिस पकड़ लेती है तो 15 दिन तक उसकी कोई नहीं सुनता, लेकिन इसे सेम डे में छोड़ दिया। तब तक एक पिक्चर वायरल होती है। जब सानिया ज़ारा लटकी होती है, उस रूम की पिक्चर इंटरनेट पे वायरल हो जाती है और ये पूरे मुल्क में आग की तरह फैल जाती है। पूरे मुल्क से लोग कमेंट करते हैं कि ये मर्डर है। लास्ट ईयर ये पिक्चर मैंने भी देखी थी और मुझे भी यही लग रहा था कि ये सुसाइड नहीं है, ये प्री प्लान्ड मर्डर है। नेक्स्ट डे से सानिया के हस्बैंड और उसके ससुराल वालों का कुछ पता नहीं लगता। वो अपना घर सब कुछ छोड़ के फरार हो जाते हैं और अभी तक सानिया के फादर की भी कोई नहीं सुनता। हालांकि दोनों फैमिलीज बहुत वेल थी। मीडिया ट्रायल और सोशल मीडिया पर यह पिक्चर वायरल होने के बाद मरियम नवाज एक्शन ले लेती हैं और फिर सिस्टम तेज हो जाता है। सानिया की बॉडी को दोबारा कब्र से निकाला जाता है और पोस्टमार्टम कराया जाता है। फिर जाके एफआईआर दर्ज होती है, वरना अभी तक तो इस केस की एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई थी, क्योंकि सानिया ज़ारा के हस्बैंड को और उसकी फैमिली को एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर सपोर्ट कर रहे थे। मैं यहाँ पे उनका नाम नहीं लूंगा। फिर दिन आता है 13 अगस्त 2024। फोरेंसिक रिपोर्ट फाइनली आ जाती है। फोरेंसिक रिपोर्ट में जो खुलासे होते हैं, उसने आग पे तेल का काम किया। सिंपल सुसाइड थ्योरी डाउटफुल है। नेल सैंपल में डीएनए ट्रेसेस मिले, जिन्होंने इस बात को मजबूत किया कि सानिया ने किसी से स्ट्रगल की हो। दुपट्टे का पैटर्न ये भी सजेस्ट किया कि हैंगिंग पोस्टमार्टम भी हो सकता है। जिस्म कभी झूठ नहीं बोलता, चाहे जुबान चुप हो जाए। यानी फोरेंसिक मार्क्स हमेशा सच छोड़ जाते हैं, चाहे कोई उन्हें छुपाने की कितनी भी कोशिश करे। फोरेंसिक की रिपोर्ट्स के दौरान ही पुलिस अली रजा सानिया के हस्बैंड को अरेस्ट कर लेती है चीटिंग धोखे के इल्जाम में। यहाँ एक सवाल पैदा होता है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि यहाँ पे बात तो सानिया की मर्डर मिस्ट्री की हो रही थी और ये धोखा कहाँ से आ गया। मैं आपको इस बारे में डिटेल में बताता हूँ। अली रजा के साथ सानिया की शादी 2019 में हुई। सानिया की उम्र उस वक्त 16.5 साल थी। ये अरेंज मैरिज थी। सानिया के फादर ने बहुत जहेज दिया, जिसमें कार, घर, ज्वेलरी वगैरह बहुत कुछ था। और निकाह नामे में अली रजा सिंगल मेंशन था। उसने झूठ बोला था। ये बात शादी के फौरन बाद बाहर आ गई कि उसने पहले ही शादी कर रखी है और उसकी 2 बेटियां भी हैं। और नेक्स्ट ईयर दिसंबर 2020 में सानिया अपने पेरेंट्स के पास आ जाती है, क्योंकि इनकी वहाँ बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है और वो सानिया को मारते हैं। वो 2 साल अपने माँ बाप के पास रहती है और उसने केस भी कोर्ट में फाइल कर दिया था, हक महर का, खुला का। केस डिग्री होने ही वाला था कि लास्ट मोमेंट में अली रजा ने कार्ड खेला। सानिया को कॉल करके कहा कि तुमसे मैं प्यार करता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, 2 दिन रह गए हैं, तुम आ जाओ वरना हमारा डिवोर्स फाइनल हो जाएगा। सानिया मासूम थी। वो अली रजा की माफ़ी और मीठी बातों में आ गई। वो अपने माँ बाप के लाख समझाने के बावजूद भी वापस चली गई। ये थी असल बात। ये थी कि अगर इस केस का फैसला हो जाता तो इनके हाथ कुछ ना आता, बल्कि इन्हें जो चीज़ें सानिया के फादर से ली हुई थी वो वापस देनी पड़ती। और वो 6 महीने तक सब कुछ ठीक चलता रहा। फिर वो सानिया से बात भी उसके घर वालों की लाउड स्पीकर पे कराते, उसे मिलने भी नहीं देते और बात भी ना करने देते और डेली तकरीबन उसे मारते। उसी दौरान उसके इकलौते भाई की शादी थी, लेकिन इन्होंने उसे उसके भाई की शादी पर भी नहीं आने दिया और 2023 में उससे इकलौते भाई की डेथ हो जाती है। इन जालिम लोगों ने उसे अपने भाई की डेथ पर भी नहीं आने दिया और उसे सिर्फ आधे घंटे के लिए उसका मुंह दिखाने के लिए घर लेकर आए और अपने साथ वापस ले गए, ताकि ये अपने माँ बाप को कोई बात ना बता सके। पता नहीं सानिया वहां पे क्या क्या बर्दाश्त कर रही थी। इस इंसिडेंट के 6 महीने पहले सानिया की बर्थडे वाले दिन वो अपनी पहली बीवी को सानिया के साथ वाले कमरे में ले आया गिफ्ट के तौर पर। और सानिया के घर वाले भी उसे समझाते थे कि तुम इसे छोड़ दो, तुम आ जाओ। वो सिर्फ ये सब कुछ इसलिए बर्दाश्त कर रही थी कि उसके बच्चे रुल जाएंगे और ये बड़े होंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ उसे क्या पता था कि ये सब कुछ तो ठीक नहीं होगा और जिन बच्चों का फ्यूचर के लिए वो ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही है, वो बच्चे बिन माँ बाप के हो जाएंगे। उस रात बच्चों ने सिर्फ माँ नहीं खोई, बल्कि अपने बाप को भी खो दिया। और जब सानिया के पेरेंट्स इन बच्चों को ढूंढने के लिए गए तो उन्होंने हर कमरा देखा और ये बच्चे उन्हें एक बंद कमरे में एक कॉट में कपड़े से कवर हुए मिले और इन्होंने फौरन उठा के अपने पास ले आए। अब ये दोनों बच्चे उन्हीं के पास हैं और मैं आपको उनकी वीडियोस दिखाता हूँ। आप उनकी बात सुन के, आप उन्हें देख के
यकीनन रो पड़ेंगे। बात है कि जब मारे जाते हैं ना, ये मेरा छोटा, उसका छोटा बच्चा है, ये देखिए मारते थे बाबा ढूंढ मारते थे। इस केस में एक सिस्टम लेवल क्वेश्चन आता है, क्या हमारी पुलिस पहले फोरेंसिक का वेट करती है या जल्दी से केस क्लोज करने की कोशिश करती है? अब इस धोखे की एफआईआर के साथ साथ उसके ऊपर और कई एफआईआर भी डाल दी गई थी। एफआईआर में 302 दफा को भी शामिल कर दिया गया। अली रजा की पूरी फैमिली को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। कोर्ट में दोनों साइड ने पूरी कोशिश की। डिफेंस ने कहा ऑटोप्सी में तो हैंगिंग आई है, ये सुसाइड केस है। प्रोसिक्यूशन ने कहा पीएसएफए ने सुसाइड थ्योरी को कोलैप्स कर दिया है। साइंटिफिक एविडेंस, डीएनए डिटेल्स, मार्क्स, स्ट्रगल्स के साइन, ये सब कोर्ट के फैसले में बहुत अहम थे। आखिरकार 1.5 years के बाद 19 नवंबर 2025 को कोर्ट ने फैसला सुना दिया। एडिशनल सेशन कोर्ट ने हस्बैंड अली रजा को सेक्शन 302 पीपीसी का मुजरिम करार देकर सजाए मौत का हुक्म देने और 5 लाख जुर्माने का कहा, जो ये सानिया की फैमिली को अदा करेंगे। और सानिया की मदर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ जो अली रजा की माँ और उसके भाई को उम्र कैद की सजा और 50,000 जुर्माना। सबूत ना होने की वजह से बाकी फैमिली मेंबर को बरी कर दिया गया। इस जुर्माने की सानिया की फैमिली को कोई ज़रूरत नहीं थी। 1.5 साल स्ट्रगल करने के बाद सानिया को इंसाफ मिला, यही उनके सुकून का बाइस है। केस ख़त्म हो गया, लेकिन सवाल वो अभी भी जिंदा है। इस केस ने 2-3 चीज़ें साबित की। डोमेस्टिक वायलेंस कभी भी घर का मसला नहीं होता। फोरेंसिक सिर्फ साइंस नहीं, एक जिंदा क़याम इंसाफ होती है। पुलिस का पहला रिएक्शन ट्रुथ के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट भी हो सकता है। और यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है, जब गरीब बेआसरा औरत मर जाए तो सबसे पहले उसकी मौत को नॉर्मल बनाने की कोशिश होती है। यानी लोग फौरन सुसाइड बोलकर केस से जान छुड़वा लेते हैं। अगर आप ये केस स्टडी देख रहे हैं तो एक बात समझ लीजिए, सानिया की मौत सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं बल्कि एक वार्निंग है। क्योंकि हम सब, सोसाइटी, सिस्टम, पुलिस, जुडिशियल प्रोसेस किसी न किसी लेवल पर जिम्मेदार हैं। क्या गलत था? घर में छुपाया हुआ अब्यूज, या हर चीज को घर का मसला कहकर इग्नोर करना, या पुलिस का जल्दी से सुसाइड डिक्लेयर कर देना, ऑटोप्सी को फाइनल समझ लेना, या विक्टिम की आवाज को कम समझना? अगर ऐसा कुछ हमारी लाइफ में हो तो हमें क्या करना चाहिए? अब्यूज के शिकार हो तो फौरन हेल्प लेनी चाहिए। फैमिलीज को विक्टिम की बात सुननी चाहिए। पुलिस को फोरेंसिक के बिना कंक्लूजन नहीं देना चाहिए। हर सस्पिशियस डेथ में पीएफएसए लेवल टेस्टिंग होनी चाहिए। हम सबको आवाज उठानी चाहिए। इंसाफ तभी होता है जब सच बोलने वाला जिंदा हो या उसके सबूत जिंदा छोड़े जाएं। यानी अगर हम मर भी जाएं, उसके जिस्म में लिखे राज, उसकी धड़कन में छुपी कहानी फोरेंसिक साइंस के जरिए जिंदा रह सकती है। और सानिया की कहानी वो यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि हर वो औरत जो चुपचाप रहती है वो इस कहानी का अगला चैप्टर बन सकती है। अगर आप चाहते हैं कि अगली सानिया ज़ारा जिंदा रहे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आवाज़ उठाएं और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, किसी भी औरत की खामोशी को नॉर्मल ना समझें।